आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का रिजल्ट आ चुका है। तो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो पूरी की पूरी बेस्ड होगी आपके सीबीटी 2 एग्जाम में परफॉर्मेंस की। तो सब्जेक्ट सारे वही होते हैं, सब कुछ वही होता है, लेकिन हमें हर एग्जाम को देखते हुए ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। सीबीटी 2 का क्या पैटर्न होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, वेटेज वाइज भी हम डिस्कशन करने वाले हैं कि सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे भी ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। माय डियर सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का रिजल्ट आ चुका है। नाउ दिस इज द टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर सीबीटी 2 एग्जामिनेशन। सीबीटी 2 का जो एग्जाम है प्योरली टेक्निकल आपका होने वाला है, एंड जो सीबीटी 1 था वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट था। तो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो पूरी की पूरी बेस्ड होगी आपके सीबीटी 2 एग्जाम में परफॉर्मेंस की। यू हैव सफिशिएंट टाइम। एक अच्छी स्ट्रेटेजी से अगर आप चलोगे डेफिनेटली यू कैन डू बेटर इन द फाइनल एग्जामिनेशन। सो आज मैं एंड अखिलेश माथुर सर दोनों ही आपको गाइड करने वाले हैं। इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे सीबीटी 2 का क्या पैटर्न होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, वेटेज वाइज भी हम डिस्कशन करने वाले हैं कि सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। इवन अभी 1 घंटे से हम आपका जो लास्ट सीबीटी 2 का पेपर हुआ है वही चेक कर रहे थे, तो बहुत सारे इंसाइट्स हैं हमारे पास दैट वी आर गोइंग टू शेयर विद यू। इवन बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे भी ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। तो जैसा अभी मैम ने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया कि सीबीटी 2 का डिस्कशन हम करने जा रहे हैं, तो जो हमने पेपर एनालिसिस अभी देखी है उसके बारे में मेनली डिस्कस करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के तौर पे। तो आपको सारी बात एक बार में समझ में आ जाएगी और हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारी प्रिपरेशन का लेवल कहाँ तक हमें रखना है। क्योंकि देखो अगेन वही बात है, सब्जेक्ट सारे वही होते हैं, सब कुछ वही होता है, लेकिन हमें हर एग्जाम को देखते हुए ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या पढ़ना है वो तो पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को लेके। तो अगर ये एक बेसिक जानकारी होगी आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट एंड सीबीटी 2 की हम तैयारी कर रहे हैं, ये मैम ने आपको बता दिया। एंड ये आपका लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो अभी आप मेनली फोकस करिए आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होने वाला है। इसमें अगर हम सिलेबस की बात करें, क्या क्या चीजें आपके सीबीटी 2 में पूछी जाएंगी और पैटर्न क्या रहने वाला है, तो बहुत ही सिंपल है। जनरल अवेयरनेस आपका 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स का है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर भी यहाँ पर आपसे पूछी जाती है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। एंड आई थिंक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी हमारे आरआरबी जेईई या एजेईई वाले कोर्स में, तो उनको हमने कंप्यूटर डिटेल में पढ़ाया भी है। इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल भी 10 मार्क्स का यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एंड 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल एबिलिटी है। तो 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 150 मार्क्स से 120 मिनट्स आपको देखने को मिलेंगे। देखो 150 क्वेश्चन 120 मिनट, लेस देन 1 मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए देखने को मिलने वाला है। सो डेफिनेटली क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा कुछ बड़े नहीं आने वाले, इजी टाइप के होंगे। जैसे एसएससी जेईई में होता है 200 क्वेश्चन 120 मिनट्स में, वैसा ही सिमिलर पैटर्न है। तो इस पैटर्न को एक बार डिस्कस करेंगे। अगला एक छोटी सी चीज मैं सर यहाँ पर और ऐड करना चाहूंगी कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है और इसी के साथ साथ इस पर्टिकुलर सीबीटी में आपको कैलकुलेटर भी अलाउड होगा, तो आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सर आई रिक्वेस्ट यू टू डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट वाइज वेटेज फॉर द सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स। जैसा कि हमने पिछले 2 पेपर देखे हैं और जिस तरह का पैटर्न अगर देखा गया है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई सब्जेक्ट इसमें बन जाता है तो वो बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन है। अगर आप 100 क्वेश्चन पूरे देखते हैं तो 100 में से आप कम से कम नहीं तो भी 20 से 25 मार्क्स आप कम से कम आप बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन दोनों से मिला के आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में मैं बता दे रहा हूँ आपको, हर 5 और 6 क्वेश्चन आपको कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से मिल रहा है। बिल्डिंग मटीरियल से भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के सवाल इसमें देखने को मिले हैं, जैसे फ्लोर प्लान क्या होता है। उसके अलावा जो बिल्डिंग मटेरियल्स हम लोग जनरली नहीं जैसे पेंट से हमको 2-3 सवाल आपको मिल गए हैं पिछले वाले पेपर के अंदर। उसके अलावा प्लिंथ एरिया से सवाल मिले हैं। उसके अलावा स्टेयर से क्वेश्चन मिला है, फ्लोरिंग से क्वेश्चन मिला है, जो कि जनरली हर एसएससी जेईई की भी अगर तैयारी करते हैं तो इतना ज़्यादा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं पूछा जाता, यहाँ पे पूछा गया। सेकेंड, क्योंकि ये एग्जाम रेलवे का है तो रेलवे से भी बहुत ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है। कहने का मतलब है, अगर मैं इसको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करूं तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में अगर 2 पार्ट हम ले लेते हैं, हाईवे और रेलवे, तो आप ये समझ सकते हैं कि मोर देन 60% वेटेज आपको यहाँ पे रेलवे के साइड से मिलेगा। बट क्वेश्चन अगेन
अगेन अभी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा तो दे आर नॉट लाइक कि ये हमसे नहीं हो पाएगा टाइप्स, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ज्यादा आपको इसमें दिमाग लगाना नहीं है। उसके अलावा अगर बात करें तो सोम इज द थर्ड कैटेगरी में अगर बताऊं वेटेज वाइज, तो सोम काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पे। स्ट्रक्चर वगैरह से उतने ज्यादा सवाल नहीं, लेकिन हाँ सोम से ठीक ठाक सवाल है। उसके बाद अगर हम देखें इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, इन सभी से इसके बाद जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं, हाँ फोर्थ में सॉइल मैकेनिक्स, देन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट बचते हैं वो सारे के सारे आपके सिमिलर कैटेगरी के हैं, मतलब कि मार्क्स वाइज अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 यू विल फाइंड ओनली फ्रॉम दीज 4 to 5 एरियाज। तो 50% पेपर देने के लिए आपको सिर्फ 5 सब्जेक्ट ही प्रिपेयर करने हैं, 6 सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें पूरा 50% पेपर आपका इंक्लूड कर दिया गया। इसके बाद जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं, जैसे ये पेंट्स से क्वेश्चन है कि द फर्स्ट पेंट कोट टू द न्यू सरफेस दैट फिल्स द पोर्स एंड द फैसिलिटीज। अब आप देखिए पुट्टी कोट, फिनिशिंग कोट है, अंडर कोट है, प्राइमिंग कोट है। अभी बिल्कुल बेसिक सवाल है, कहां से है ये सवाल? पेंट से सवाल आ गया। इसके बाद अगर हम देखते हैं देखो पेंट से ही दूसरा सवाल आ गया, पेंट के डिफेक्ट्स को लेकर सवाल आ गया, चॉकिंग क्या डिफेक्ट है, ब्लॉकिंग क्या डिफेक्ट है। तो देखो जब भी आप तैयारी करते हो तो पीवाईक्यू का रोल क्या होता है? पीवाईक्यू का रोल केवल ये नहीं कि आपने पढ़ा और इसका आंसर देख लिया, आपका काम है चॉकिंग के बारे में पढ़ना, ब्लॉकिंग के बारे में पढ़ना, नोटिंग के बारे में पढ़ना, ताकि उस एक पीवाईक्यू से हमको एक क्वेश्चन नहीं करना, हमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करने। फिर आप देखिए फिश प्लेट का फंक्शन क्या होता है रेलवेज के अंदर, तो एक बिल्कुल अगेन है रेलवे का सवाल, लेकिन एकदम बेसिक सवाल आ गया, एकदम ही बेसिक, कुछ इसमें न्यूमेरिकल नहीं, कुछ नहीं, बात नहीं। और ये क्वेश्चन जैसे हैं तो ये आप एक ही बार में कर सकते हैं, इसके लिए आपको टाइम भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो जो लेस देन 1 मिनट का टाइम है वो इसी वजह से। अगला जैसे क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एयर सीजनिंग इज आल्सो कॉल्ड, तो ये नेचुरल सीजनिंग कहलाता है। इसमें ना तो आपसे सीजनिंग पूछा गया, ना सीजनिंग के लॉजिक पूछे गए, बस आपको एक नाम पूछा गया। तो अगेन आपको केवल नाम नहीं पता होना चाहिए, आपको हल्का फुल्का इन सबका आइडिया होना चाहिए। जैसे क्लीन सीजनिंग यहाँ पे इन्होंने दे दिया, तो यहीं से आपको हिंट मिल गया कि क्लीन सीजनिंग के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें सॉइल मैकेनिक्स से, तो सॉइल मैकेनिक्स से आप देख रहे हैं तो सीपेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में रिलेशन पूछी है, तो ये एक स्टेप आगे का क्वेश्चन आ गया क्योंकि एक फॉर्मूला बेस हो गया। बाकी अगेन इससे इसका कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज देखेंगे तो क्विक क्लाइम का आपको फॉर्मूला बताना, दैट इज CAO। फिर देखो वॉइड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम, तो पोरोसिटी कहलाता है। तो बिल्कुल वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन है, ये सॉइल मैकेनिक्स से हो गया। डीपीसी का फुल फॉर्म पूछा है, M10 का आपको जो नॉमिनल मिक्स होता है उसके बारे में पूछा है, द टेस्ट कंडक्टेड बाय द विकेट ऑपरेटर्स। आप अगर अभी मेरे साथ साथ में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाएंगे तो वीडियो खत्म होने से पहले पहले आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आप देखते हैं तो स्टेबिलिटी सबग्रेड की पेमेंट, अब देखो पेमेंट से क्वेश्चन आ गया, मतलब हाईवे से। अब हाईवे का क्वेश्चन का लेवल आप देख लो कि सबग्रेड क्या काम आ रहा है आपके लिए। उसके बाद द कॉमन टाइप ऑफ स्टेयरकेस, जैसे मैंने आपको बताया बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन वाले साइड से काफी सवाल है, तो स्टेयरकेस का क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है। टर्जागीज बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स डिपेंड ऑन, तो जो NC, NQ, N गामा है ये किस पे डिपेंड करते हैं? फ्रिक्शन एंगल ऑफ द सॉइल पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद आप देखिए कि ये, हाँ अब देखो ये एक सवाल है जो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है पूरे पेपर में। यहां पे आपको प्रिज्मोइडल फार्मूला लगा के 6x4 का टॉप और रेक्टेंगल शेप दिया है, बॉटम 4x2 का दिया है, तो आपको यहाँ पे प्रिज्मोइडल से इसका वॉल्यूम निकालना है। आप चाहें तो बीच में एक और सेक्शन ले सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। ये एकमात्र सवाल है जो आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग है क्योंकि न्यूमेरिकल है। उसके बाद आप देखते हैं RCC से, तो अगेन बिल्कुल एक कोडल प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि सर्कुलर कॉलम में कितना आपके नंबर ऑफ बार्स होने चाहिए। फिर रेलवे से क्वेश्चन देखिए, 50 टन का ट्रेन का वेट है, 4 डिग्री कर्व है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, कर्व रेजिस्टेंस कितना आएगा। फिर टर्नआउट से क्वेश्चन आ गया। 3 क्वेश्चन मैंने आपको रेलवे से दिखा दिए, और सबसे अच्छी बात तीनों क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से थे। ये टर्नआउट से आया, ये आपके ट्रैक रेजिस्टेंस से आ गया। उससे पहले वाला क्वेश्चन स्लीपर डेंसिटी से, स्लीपर डेंसिटी मतलब एक बेसिक जो फिश प्लेट से क्वेश्चन था, तो रेलवे ट्रैक के कंपोनेंट से क्वेश्चन आ गया। एफएम के सारे क्वेश्चन, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, अगेन वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। इनके लिए एक बार मैम डिस्कस कर लेंगे एफएम के क्वेश्चंस, उसके बाद हम वापस से डिस्कशन में आते हैं। बिल्कुल सर, आई थिंक इसके बाद सिर्फ एफएम के ही क्वेश्चंस हैं, और एफएम के भी अगर आप देखेंगे तो 2024 में तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आपसे टाइप ऑफ फ्लो के बारे में पूछ लिया कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू स्पेस दोनों चेंज हो रहे हैं तो किस तरीके का फ्लो आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे फिर से आपका ओसीएफ का एक क्वेश्चन पूछा गया, ट्रेपेजॉइडल चैनल दे दिया, डिस्चार्ज के लिए आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ वन वर्ड क्वेश्चंस भी हैं बहुत सिंपल, जैसे लैमिनार फ्लो है तो रेनॉल्ड्स नंबर का क्या रेंज होना चाहिए, तो डायरेक्ट आप टिक कर सकते
सकते हो यहाँ पे। इसी के साथ साथ कंप्रेसिबिलिटी किसके साथ रेसिप्रोकल का रिलेशन शो करती है, तो आपने पढ़ा होगा कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। डेफिनेटली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल। इसी के साथ साथ यहाँ पे भी देख सकते हो आप कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आपको निकालना है। बट फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि अगर इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये एक पेपर के 2024 वाले पेपर में है, 2025 में तो हमें एफएम का क्वेश्चन दिखा ही नहीं, मतलब हार्डली एक आध अगर ओसीएफ और एचएम से आया होगा तो आया होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स का कोई भी डेडिकेटेड क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, ठीक है। बट इसमें भी क्या है कि अगर जैसे 7 क्वेश्चन पूछे गए तो 3 क्वेश्चन अच्छे हैं, थ्योरेटिकली काफी साउंड क्वेश्चन है, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एंड 4 क्वेश्चन आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आई थिंक सर ओवरऑल अगर हम पेपर ऑब्जर्व करें तो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपके पास सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने रट्टाफिकेशन किया है तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। एंड वेरी सिंपल 1 मार्क न्यूमेरिकल्स, बिल्कुल बहुत ही सिंपल, फॉर्मूला याद है, पुट द वैल्यू यू विल गेट द आंसर। तो ये है पूरा पेपर का लेवल। कुछ सब्जेक्ट में डेटाबेस भी क्वेश्चन है, जैसे एनवायरनमेंट में कोडल प्रोविजन है, आरसीसी में कोडल प्रोविजन है, तो वहां से डेटाबेस भी आता है कि इसका जैसे वाटर के क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं तो उनके कितने कितने पीपीएम पे क्वालिटी पैरामीटर होते हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड डेटाबेस क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता है, तो यहाँ पे भी आएगा। तो अगर मैं इसके प्रिपरेशन की बात करूँ तो बहुत ही बेसिक इसका प्रिपरेशन रहेगा। आपके पास जितना भी टाइम है, आप पर डे 2 सब्जेक्ट आप लगाइए टेक्निकल, और 1 सब्जेक्ट आप नॉन टेक्निकल लेके चलिए। नॉन टेक्निकल इन सेंस जो भी अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर ये सब है। तो अगर आप पर डे 7 to 8 आवर्स का भी प्लान करते हैं तो आप बहुत इजीली तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। और जैसे हम हर वीडियो में भी मैंने आपको बताया, अभी भी यही बता रहा हूँ, क्योंकि 150 में से 100 मार्क्स जो हैं वो टेक्निकल के हैं। इसका मतलब 2/3 ऑफ योर टाइम फॉर पर डे शुड बी गिवन टू द टेक्निकल सब्जेक्ट्स, 1/3 टाइम इज मैंडेटरी टू गिवन टू द नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट। अब नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट आप अपनी पसंद से स्टार्ट कर सकते हैं, कि जैसे आपको कंप्यूटर मान लो कम आता है तो आपने वहां से स्टार्ट कर दिया, या किसी और में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो उससे आपने स्टार्ट कर दिया, और 2 टेक्निकल एक साथ चलाइए। अब ये 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट पर डे पढ़ने का देखो एक सिंपल सा मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। अगर आप 3 पौधे एक साथ लगाओगे, महीने भर पानी दोगे, तीनों इक्वली ग्रो कर जाएंगे। एक ही पौधे को रोज रोज पानी दोगे, वाटर लॉगिंग से खराब हो जाएगा वो। समझ में आपको बात? ओवर आप एक ही सब्जेक्ट कर लोगे ना तो सैचुरेट भी हो जाओगे, बोर भी हो जाओगे। इससे क्या होगा ना, जैसे आपने मान लो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक लेटेस्ट से टेक्निकल नंबर 1 जो भी आपने सोच रखा है, लेटेस्ट से सॉइल आपने पढ़ा, फिर आप 2 घंटा आराम से घूम घाम के आए, रेस्ट किया। उसके बाद 1 बजे से 4 बजे तक आपने टेक्निकल का कोई सेकंड सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, फिर आप 2 घंटे घूम के आए, शाम को 6 से लेके 9 बजे तक आपने एक नॉन टेक सब्जेक्ट पढ़ लिया। तो हर तीसरे घंटे एक तो नई एनर्जी आ रही है, नया इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, और चीजें साइमल्टेनियसली ग्रो करती रहेगी, ग्रो करती रहेगी, ग्रो करती रहेगी। किसी भी रैंडम डे पे पीछे मुड़ के देखेंगे तो तीनों चीजें आपको ग्रो होते हुए दिखाई देगी। नंबर ऑफ सब्जेक्ट का कंप्लीशन आपको दिखाई देगा, और हर पार्ट का कंप्लीशन दिखाई देगा। जनरली मैम क्या होता है ना कि नॉन टेक का जो, जैसे हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट थोड़ा सा नॉन टेक को हम अवॉइड करते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार एग्जाम आएगा, एग्जाम से 20-25 दिन पहले कहीं से भी इधर उधर करके पढ़ लेंगे। आप जहां से भी इधर उधर से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप उसको डेली के करिकुलम में बस ऐड कर दीजिए, आप उसको छोड़िए मत। एग्जाम का 1/3 पार्ट है तो उसको 1/3 पार्ट जितनी इज्जत मिलनी चाहिए। और सर इससे एक बेनिफिट और भी होगा, देखो अगर आप रेगुलरली 2-3 सब्जेक्ट मिक्स करके पढ़ रहे हो, फाइनल एग्जाम में भी आपको मिक्स्ड क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट की वो हैबिट, वो जो जंप करना होता है ना एक सब्जेक्ट से निकल के दूसरे सब्जेक्ट में, वो हैबिट भी आपकी बहुत अच्छी बिल्ड हो जाती है। तो फाइनल एग्जाम में जब बैठोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये छोटी छोटी चीजें बट फाइनल एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। एक सजेशन मैं आपको और देना चाहूंगी कि आप मॉक टेस्ट लगाइए। आपका ऑलरेडी टेक्निकल कंप्लीट होगा, इवन 80% भी कंप्लीट है, स्टिल गो फॉर द मॉक टेस्ट। और कोशिश करिए अल्टरनेट डेज पे एक मॉक टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करें, इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं। टेस्ट के जरिए आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बढ़ जाएंगे। इसी के साथ साथ अलग से सेपरेट प्रैक्टिस भी करनी है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं, उनके लिए रिवीजन थोड़ा सा बोरिंग पार्ट हो जाता है। उनको लगता है कि सब कुछ आता है, काम करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, बट आपको रिवीजन पर भी इक्वली हार्डवर्क करना है जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, मॉक टेस्ट के ऊपर काम करने वाले हो। बिकॉज अगर आप क्वेश्चंस देखोगे ना, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपके प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन है, भूल जाओगे। बहुत सारा डेटा आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कुछ डेटा ऐसा हो कोई क्वेश्चन वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे, टेस्ट सीरीज के टाइम पे आपके सामने नहीं आया, बट वो आपके नोट्स में है।
तो वो सारी चीजें भी आपको कंटिन्यूअसली जो है बना के रखनी है अपने माइंड में, क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं है कि टेस्ट में जो टॉपिक्स आए हैं वही टॉपिक्स आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिले। हो सकता है कि टेस्ट में कुछ ऐसा पोर्शन हो जो नहीं आया बट उस पोर्शन से फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आ गए। तो तीनों को इक्वल वेटेज दीजिए, आपको लगातार रिवीजन भी बनाए रखना है, लगातार प्रैक्टिस भी करते जाना है और अल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट देके अपने आप को इंप्रूव भी करना है। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे आज आपने मॉक दिया तो मॉक की आप एनालिसिस करो और आपके एनालिसिस के जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के बेसिस पर नेक्स्ट रिवीजन प्लान होना चाहिए। सही बात है। मतलब बहुत रैंडम रिवीजन नहीं करना है कि हम स्मार्ट रिवीजन कर ही नहीं रहे, हम सोच ही नहीं रहे हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं, कौन सा डेटा ऐसा है जो हमारे माइंड से मिस हो जा रहा है, कौन से ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसकी अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं हो रही है। ये सारी चीजें जब तक नहीं समझोगे आपके रिवीजन इंप्रूव नहीं होगा। तो रिवीजन इंप्रूवमेंट के लिए टेस्ट सीरीज एनालिसिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप एनालिसिस के बेसिस पर अपने रिवीजन को प्लान करिए, मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है टिल फाइनल एग्जामिनेशन। दिस इज माय सजेशन टू ऑल द एस्पिरेंट्स। तो जैसे मैम ने बोला कि जिनको टेक्निकल पहले से आ रहा है वो हर दूसरे तीसरे दिन मॉक टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन्होंने पहले से ज़्यादा नहीं पढ़ रखा, तो वो सब्जेक्ट जिस दिन आपका कंप्लीट हो जाए, आप 3-3 घंटे अगर आपने एक टेक्निकल वन चला रखा है तो आपका सब्जेक्ट कंप्लीट माना ही तब जाएगा जब आप उसके मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे, जो भी उसके रिगार्डिंग टेस्ट है। नहीं तो मेरी तरफ से वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है। अब इसमें भी क्या होता है ना, सब सोचते हैं लास्ट में देंगे टेस्ट, लास्ट का नहीं, आप अब लास्ट के लिए और आप बचा के रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी कंप्लीशन के बाद में आपके पीवाईक्यू करने के बाद में 1 टेस्ट एटलीस्ट यू शुड गिव, ताकि कमी हो ना तो अभी पता चल जाए कि यार मेरे को सब्जेक्ट पढ़ लिया, मैंने पीवाईक्यू कर लिया, लेकिन अभी भी मेरे को 30% क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो हम वापस से उस सब्जेक्ट को रिफर्निश कर सकते हैं। वरना लास्ट में जाके पता चला 30% सब्जेक्ट नहीं आ रहा तो आपको रिफर्निश करने का टाइम नहीं मिलेगा। और सर सबसे बड़ी बात ये है ना कि आपको अगर अभी टाइम नहीं मिल रहा है, जैसे आप फ्रेशर हो, जस्ट आप कंप्लीट करने जा रहे हो चीजें, if you are not getting time to attempt the test at this time, you will not get time in future also, क्योंकि फ्यूचर में आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना पड़ेगा और कंप्लीटेड सिलेबस का रिवीजन भी करना, तो आगे जाके काम बढ़ने वाला है, काम कम नहीं होगा। तो जो भी लेके चलना है साथ में लेके चलना है भाई। आधा घंटा कम सोएंगे मगर वो आधे घंटा हम टेस्ट में देके अपने टेस्ट वाले पार्ट को तो कवर कर ही लेंगे। थोड़ा सा कुछ एक टॉपिक कम पढ़ लीजिएगा मगर जो कंप्लीटेड पार्ट है उसके रिवीजन, उसके टेस्ट को आप लगातार मेंटेन रखिए, बिकॉज माइंड से स्लिप हो जाता है। सर सारे लोग क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करते हैं और पीछे से सब निकलता जाता है। वो क्योंकि पीछे एक्यूमुलेट होता रहेगा, जो पहला सब्जेक्ट आप पढ़ोगे लास्ट तक तो जाते थे उसका फुल फॉर्म भी भूल जाओगे, वैसा सिचुएशन हो जाता है कि यार पहले पढ़ा क्या था हमने। तो इसलिए प्रॉपर रिवीजन प्लान करना है। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर देखो यार CBT 2 तक आप पहुंच चुके हो, एक ही तो पेपर और देना, उसके बाद तो सीधा जॉब करनी है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो एक लास्ट मौका है और पेपर का लेवल आपने देख लिया। इस तरह के लेवल की तैयारी आप SSC JEE प्री में करते हो, आपको यहाँ पे उसी लेवल पे मेंस देने को मिल रहा है, तो इट्स वेरी इजी टू क्रैक, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हाँ, अब जैसे एक और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, अगर आप 3 चीज़ें लेके चलते हैं, 2 टेक्निकल और 1 नॉन टेक्निकल, टाइम आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद जैसे अगर आप 1 घंटा भी और निकाल लेंगे ना, वो 1 घंटा आप इसी काम के लिए निकालिए कि या तो जो दिन भर पढ़ा उसका रिवीजन कर ले, या जो पिछले बार पढ़ा था, जैसे मान लो अभी 3 सब्जेक्ट आपने FM लिया, सोम लिया और एक मान लो आपने फिजिक्स ले लिया, तो ऐसे 3 सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं। जैसे ही 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए, नए 3 सब्जेक्ट की साइकिल आ जाएगी। तो जब नए 3 सब्जेक्ट चल रहे होंगे तब तक आपने इनके टेस्ट दे दिए, तो जब नए 3 सब्जेक्ट चल रहे होंगे तो पिछले 3 सब्जेक्ट के लिए वो 1 घंटा जो आपने एक्स्ट्रा निकाला है उसमें इनका रिवीजन चलता रहेगा। सिमिलरली फिर अगले 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे तो पिछले 6 सब्जेक्ट का रिवीजन उस 1 घंटे में चलता रहेगा। तो आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि मेरा रिवीजन नहीं हो रहा। और उसका एक और सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने पढ़ाई की शुरुआती रिवीजन से कीजिए। आपका पहला घंटा रिवीजन में निकालिए, उसके बाद अपने पढ़ाई की शुरुआत कीजिए, ताकि कल को कभी ये नहीं बोल सकते कि रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं मिला। अगर आप आज के दिन में 1 भी घंटा पढ़ रहे हैं तो रिवीजन ही हुआ है आपका, नया भले कुछ नहीं हुआ लेकिन रिवीजन जरूर हुआ है। तो इस तरह का कुछ मैं आपको बता दूं, अब रिवीजन जो है ना, जरूरी नहीं है कि कॉम्प्रिहेंसिव नोट से हो, रिवीजन शॉर्ट नोट से भी होता है, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी होता है, रिवीजन टेस्ट से भी होता है। आपने एक सब्जेक्ट का एक टेस्ट दे दिया, आपका रिवीजन हो गया, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइम पे किस तरीके के रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। सब्जेक्ट पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, ऑब्वियसली कॉम्प्रिहेंसिव की तरफ जाएंगे। अभी जस्ट सब्जेक्ट कंप्लीट करा है, गो फॉर द प्रैक्टिस एंड टेस्ट, आप उससे रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट नोट से रिवीजन कर सकते हो। तो आप अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से एंड सब्जेक्ट कब पढ़ा था, कब कितना दिमाग में है, उसके हिसाब से आप अपना मोड ऑफ रिवीजन भी चूज करिए, ठीक है। एंड वन लास्ट क्वेश्चन सर, जनरली स्टूडेंट प्रैक्टिस में कंफ्यूज होते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में कहाँ से कैसे हम क्वेश्चंस लगाएं। So I will suggest go for the JEE previous year questions because it's a JEE examination.
आरआरबी जेई के पीवाईक्यूज लगाइए। इवन एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आरआरबी जेई एग्जाम के लिए। बिल्कुल, क्योंकि हाँ, एसएससी जेई में वही सेम पैटर्न है ना, 200 same क्वेश्चन pattern, वाला हाँ। पैटर्न है। देखा जाए तो उसमें 100 क्वेश्चन जो हम टेक्निकल के होते हैं हम 60 से 70 मिनट में पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो आइडियली सिचुएशन वही है, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन भी उसी में अवेलेबल है। तो एसएससी जेई की जो पीवाईक्यू की बुक है वो आपके लिए एकदम बाइबल हो जाती है इस पर्टिकुलर एग्जाम के तो लिए। आरआरबी के खुद के प्रीवियस खुद ईयर की भी क्वेश्चन है। हो गए, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, अदर जो स्टेट लेवल पर जूनियर इंजीनियरिंग जेई के एग्जाम्स हो रहे हैं उसके आपके पीवाईक्यूज हो गए, प्लस आप टेस्ट दोगे तो उसके वो आपके अलग से क्वेश्चंस हो question गए। तो आई थिंक दैट इज मोर देन than सफिशिएंट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, यू जस्ट नीड टू मेंटेन द डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, यू विल गेट सिलेक्शन। ओके, इसके अलावा भी आपके कोई डाउट हो इस एग्जाम से रिलेटेड तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इफ यू रिक्वायर्ड सम जूम सेशन, पर्सनलाइज्ड सेशन जो हम आपके साथ 1-to-1 कंडक्ट कर सकते हैं तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। एंड इन फ्यूचर वी कैन प्लान दैट काइंड ऑफ सेशंस आल्सो जस्ट टू गिव यू better clarity and just to help you. Okay, so wish you all the very best. Don't waste your time, work hard and win the race. थैंक यू। Thank you.